Welcome to Easy Engineering. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर फिर हमारी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में डिवाइड होता है फर्दर, जिसके अंदर हम देखते हैं वेक्टर एडिशन, जो कि हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से निकलता है। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करके कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो हमारी टाइप्स होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विद अ यूनिट वेक्टर। इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट इसके अंदर आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। जैसे कि हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सेस हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि पार्शियली जो फंक्शन है एक्स वाई और जेड की फॉर्म में, उसको हम डिफरेंशिएट कर रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई या जेड। इसके अंदर पहले हम फाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स, नॉट वाई एंड जेड। फिर अब इसके अंदर आता है टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट। इसके अंदर अगर एक वेक्टर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड होगा, तो हम इसके अंदर टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो टोटल डेरिवेटिव का यहाँ से होता है डेल ए बाय डेल एक्स। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा निकल कर आता है टोटल डेरिवेटिव डेल और नेबुला मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो ये डेल होता है इसका मतलब ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसे हम डेल और नेबुला कहते हैं। तो फिर टोटल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप और ए वेक्टर से हम मल्टीप्लीकेशन कर देते, तो हमारा टोटल डेरिवेटिव निकल आता है। इसके बाद हमारा आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे कि एक्स वाई और जेड एक्सिस पे जो हमारा एक पॉइंट होता है ओरिजिन से, हम उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो इसके अंदर अगर हम टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वही डेल डॉट डी आर ए वेक्टर। तो ऐसे हम टोटल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, और पोजीशन वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, कैलकुलेट डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। अब किसी भी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर वेक्टर हमें ये दे रखा है तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब ये। तो हमें ये लिखना है डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आर वेक्टर, और फिर ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ क्या होता है, जो डेल बाय डेल एक्स आई कैप है, ये सिर्फ आई से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और आई डॉट आई ही डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। आई डॉट जे ज़ीरो होता है और आई डॉट के भी ज़ीरो होता है। तो इसलिए हम यही करेंगे एक्स इंटू, और ये जो बाकी ये पूरा फंक्शन है, फिर हमें इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो होगा 0। फिर अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है हमारा ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट हमारा जैसे कि डेल वी बाई डेल एक्स, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डी वी बाई डी आर लिख देते हैं, तो वो भी उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट हमारा होता है, इट इज़ एन ऑपरेशन विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन स्केलर फंक्शन और स्केलर फील्ड, एंड इन रिजल्ट वी गेट अ वेक्टर फील्ड। जैसे कि ई वेक्टर होता है डी वी बाई डी आर। तो जो हमारा v होता है पोटेंशियल, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जो हमारा ग्रेडियंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी पे लगता है और रिजल्ट में हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डी वी बाई डी आर में जो v है वो हमारा एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। जैसे कि एक एग्जांपल है, फाई इज अ स्केलर फंक्शन, सो ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट
यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें एक वेक्टर फंक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो ये फाई है वो स्केलर है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, तो ये आई कैप हटेगा नहीं यहाँ, तो ये एक हमें वेक्टर फंक्शन मिलेगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, gradient of a scalar field defines a vector field. The magnitude of the vector field is the maximum rate of change of the scalar function phi. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक हिल है, उसके अंदर जो लेस स्टीप स्लोप होगा, अगर हम उससे बॉटम टू टॉप जाएं तो जो हमें टाइम लगेगा वो कम लगेगा और हम जल्दी से पहुंच पाएंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस भी कवर कर पाएंगे। तो जो द मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर फील्ड का इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन। जहाँ पर हमें कम टाइम पे मैक्सिमम रेट मिलता है उसे ही हम ग्रेडियंट कहते हैं। और द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्टेन्ड वेक्टर, क्योंकि हमें ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं स्केलर फंक्शन में तो हमें वेक्टर फंक्शन मिलता है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जहाँ पर हमारा मैक्सिमम चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व कर रखे हैं। तो यहाँ पर ग्रेडियंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, ना कि ये वाली। तो ये वाली ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी, ये वाली ग्रेडियंट की डायरेक्शन नहीं होगी। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है डाइवर्जेंस। तो जो हमारा डाइवर्जेंस होता है ये वेक्टर फंक्शन पे लगता है और रिजल्ट पे हमें स्केलर फंक्शन मिलता है, मतलब ग्रेडियंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जो हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करेगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सोर्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आउटवर्ड फ्लो हो रहा है वो डाइवर्ज कर रखे हैं, तो इसलिए हम उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। अब जैसे कि यहाँ ए वेक्टर है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और ये हमारा जो डेल है वही पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल डॉट ए करेंगे तो यहाँ आई कैप मल्टीप्लाई होके तो ये आई कैप हट जाएगा, तो हमें रिजल्ट में एक स्केलर फंक्शन मिलेगा। अब जो हमारा डाइवर्जेंस है, इट इज़ एन ऑपरेशन विच एक्ट्स ऑन अ वेक्टर फंक्शन एंड रिजल्ट्स इन अ स्केलर फंक्शन, मतलब ग्रेडियंट का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द टोटल आउटवर्ड फ्लो ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी लाइक अ फ्लूइड और एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया एज द वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी की वो लिमिटिंग वैल्यू, जैसे कि हमने एग्जांपल में पीछे देखा था कि जो चार्ज है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही है, तो जहाँ तक वो एमिट होंगी, मतलब जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है टोटल आउटवर्ड फ्लो का, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक चार्ज लिया प्लस क्यू थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, जैसे कि वो सरफेस स्फेरिकल था तो 4 पाई आर स्क्वायर एज द वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ख़त्म हो रही है, जहाँ तक वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है डाइवर्जेंस से। तो डाइवर्जेंस से हम पता लगा लेते हैं जो लिमिटिंग वैल्यू होती है हमारी। एग्जाम्पल में जैसे कि हम लिमिटिंग वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम पता कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कर्ल का। कर्ल के अंदर क्या होता है, हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर फंक्शन के अंदर और हमें इसके अंदर रिजल्ट में वेक्टर फंक्शन ही मिलता है, मतलब हम ऑपरेशन भी वेक्टर फंक्शन पे करते हैं और रिजल्ट में भी हमें वेक्टर फंक्शन मिलता है। इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये आई जे और के कैप है, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। ए एक्स मतलब एक्स आई कैप, ए वाई मतलब वाई जे कैप और ए जेड मतलब जेड के कैप। तो हम ऐसे ही फिर डिटर्मिनेंट मेथड को खोल के इसको फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हम इसको, जैसे कि ये है डी वाई है, तो इसको हम फिर वाई एक्सेस के विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट जेड, और ऐसे हम इसको डिटर्मिनेंट खोल के और फिर कर्ल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, जैसे कि कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, तो कर्ल व्हेन ऑपरेट्स ऑन अ वेक्टर फंक्शन रिजल्ट्स इन अ वेक्टर फील्ड, मतलब वेक्टर पे अप्लाई होता है तो हमें वेक्टर रिजल्ट में मिलता है। सो द मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑब्टेन्ड फॉर एग्जाम्पल ऑन अ फ्लूइड और एनी फिजिकल क्वांटिटी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्ल। तो जैसे कि जो भी हमारा मैक्सिमम सर्कुलेशन है
उसे हम क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं। जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि एक सोलेनॉइड होता है, उसके अंदर जैसे कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, उसके अंदर जैसे कि जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं वो एक रोटेशन फॉर्म करती हैं। तो हम उसको एक एग्जांपल कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ फील्ड लाइंस है वो ऐसे करके ऐसे रोटेशन की फॉर्म में ले रही हैं। तो इस जैसे कि ये मैक्सिमम रोटेशन टाइप, या तो हम इसको कहते हैं कर्ल। तो अब दो हमारी डायरेक्शन होता है इन विच मैक्सिमम सर्कुलेशन, जैसे कि अगर हमारी ये डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के अंदर फ्लो कर रही हैं, तो जो हमारा डायरेक्शन होगा फील्ड लाइंस का वही हमारा डायरेक्शन होगा कर्ल का। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है कि जब भी हम कर्ल अप्लाई करें और अगर हमें आंसर में ज़ीरो आ जाए, जैसे कि पीछे अगर हमने जो डिटर्मिनेंट मेथड करा था उसका आंसर ज़ीरो आ जाए, तो हम उसे इररोटेशनल वेक्टर कहते हैं। और जब भी जो हमारा डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट ए वेक्टर, यहाँ ये डाइवर्जेंस के अंदर डॉट प्रोडक्ट होता है, वो ज़ीरो आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, सोलेनॉइडल कंडीशन। तो उसे हम सोलेनॉइडल कंडीशन कहते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए की वैल्यू में निकालनी है फॉर विच द वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर जो मैं दे रखा है उसकी जो कंडीशन है वो सोलेनॉइडल है। तो अब इसके अंदर हमें यह पता है कि सोलेनॉइडल की कंडीशन पर जो हमारा डाइवर्जेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो लिख देंगे। फिर इसका मतलब तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट होता है, वो करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे और ए की वैल्यू हमारी -3 आ जाएगी। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दो होते हैं, दो लॉ, एक थ्योरम है और एक लॉ है, जैसे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जो हमारा बेसिकली जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया था कि जो आउटवर्ड फ्लो होता है हम उसे डाइवर्जेंस कह देते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम वॉल्यूम टू सरफेस या सरफेस टू वॉल्यूम जब भी हमें कन्वर्जन करना होता है तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो अब जैसे कि इसके अंदर ये है, इसको हम कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल को अगर हम जैसे कि यहाँ पर सिंगल लिखना तो हम v लिख देंगे और यहाँ से इसका s का मतलब सरफेस, तो ये डबल इंटीग्रल हो जाता है। इसका क्या कंसेप्ट होता है, जैसे कि जो हमारी 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं उसके अंदर हमारा x, y और z एक्सिस होती हैं। तो जब भी हमें जैसे कि वॉल्यूम है यहाँ पर, जैसे कि अगर हमारा dv है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx, dy और dz। और जो हमारा ds है इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy dz। इसका मतलब अगर हम x एक्सिस पे देखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, dy dz, प्लस अगर हम y एक्सिस पे देखेंगे तो होगा dz dx, प्लस अगर हम z एक्सिस पे देखेंगे तो क्या होगा, dx dy। तो फिर हम ds की जगह ये सब्स्टिट्यूट करके फिर हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम वॉल्यूम टू सरफेस और सरफेस टू वॉल्यूम हम कन्वर्जन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि इसके अंदर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर और dv, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट ds, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि इसी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बाद होता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, सरफेस टू लाइन और लाइन टू सरफेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटीग्रेशन मतलब जो सरफेस का, तो हम यहाँ कर्ल का यूज़ करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कर्ल का मतलब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है और ये हमारा जैसे कि लाइन है, कर्व्ड लाइन समझ लो, a डॉट डी एल। तो हम इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि हमें इसका आंसर अगर निकालना हो तो हम इसके अंदर कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करके हमारा आंसर निकल सकता है। वैसे ही जैसे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो बाय अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसका मतलब होता है ट्रिपल इंटीग्रल और इसका मतलब होता है डबल इंटीग्रल।
तो हम आगे ट्रिपल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यूजिंग गॉस लॉ ऑफ डाइवर्जेंस कैलकुलेट इंटीग्रेशन एस एफ डॉट डी एस। अब जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो हमें एफ जो हमारा फंक्शन है वो हमें यहाँ ऐसे यूँ करके दे रखा है। तो हम इसके अंदर अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके वी डेल डॉट एफ वेक्टर डी वी। तो डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एफ जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था और डी वी कर दिया। तो मैंने इसको जैसे कि पार्शियल डिफरेंशिएट करके ये 4z माइनस 2y, तो मेरे पास 4z माइनस वाई डी वी आ गया। अब डी वी को क्या करा मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे कि इसके अंदर जो ये है, इस स्टेप के बाद जो ये वाला स्टेप है एक्चुअली ये गलत है और ये वाला स्टेप भी गलत है। इसके बाद जैसे कि जो ये वाला स्टेप है, इसके बाद ये वाला स्टेप है, तो डी को हमने डी एक्स डी वाई डी जेड लिख दिया और जो ये था हमने इसको ट्रिपल इंटीग्रल कर दिया। और क्वेश्चन के अंदर हमें पहले से ही गिवन था एक्स की जो लिमिट्स थी 0 to 1, वाई की भी 0 to 1 और जेड की भी 0 to 1, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो हमने ये लिमिट्स पुट कर दी। अब हमें ट्रिपल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है, तो 4z माइनस वाई तो हमने ये सॉल्व करके निकाला। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि पहले इस ब्रैकेट को जैसे कि हम इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब जैसे कि हमने क्या करा, ये आ गया 4z का क्या हो जाएगा 4zx माइनस वाई एक्स और लिमिट्स क्या होंगी 0 to 1, तो लिमिट्स डाल के ये 4z माइनस वाई आ जाएगा। फिर dy dz, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रैकेट डालेंगे और dy की रिस्पेक्ट में फिर 4z माइनस वाई को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये 4z है तो 4z y हो जाएगा और ये y है तो माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। फिर 0 to 1 की लिमिट डालेंगे तो एक्चुअली हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4z माइनस हाफ 0 to 1। अब z के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये 4z का हो जाएगा 2z स्क्वायर और माइनस हाफ z। फिर लिमिट डालने पर जो हमारा आंसर है वो हमें 3/2 मिलता है। तो जो ये आंसर है 3/2 ये सही है। तो हम ऐसे ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट इसकी ये डेरिवेशन है गॉस लॉ। एक्चुअली हमने क्लास 12 में ही पढ़ा था कि गॉस लॉ जो हमारा होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो जो हमारा गॉस लॉ होता है बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए होता है क्लोज्ड सरफेस एरिया, जिसे हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो जो उसकी वैल्यू होती है q टाइम्स ऑफ 1/ε0। तो अब जैसे कि अगर हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, क्योंकि ये सरफेस है इसका मतलब डबल इंटीग्रल भी होता है, पर यहाँ हम ये क्लोज सरफेस के अंदर देखते हैं तो हम यहाँ इसको s लिख देते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है q अपॉन में 4πε0 r स्क्वायर। और एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हमने एक r जो एक हमने कैप बनाई है इसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसकी डायरेक्शन। तो क्योंकि जो हमारा जो डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो यहाँ जो डायरेक्शन है ये आर कैप हमें बताता है। फिर ये डी एस वेक्टर लिखा, तो जो हमारा क्यू अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट है ये बाहर आ जाएगा, तो ये आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर डी एस हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम इसके बाद जैसे कि अब देखेंगे जो हमारा ये डी एस वेक्टर है, डी एस वेक्टर को भी हम क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब जैसे कि मेरा आर कैप डॉट एन कैप है तो या अगर हम ये हमारा ये हैं यूनिट वेक्टर्स, तो अगर हम देखें कि जो भी हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं हम उन्हें वेक्टर अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे आर कैप डॉट एन कैप डॉट प्रोडक्ट के अंदर आर एन कॉस थीटा आ जाएगा।
तो अगर हम ये और ये वैल्यूज़ डालेंगे तो कट कर कर हमारे पास क्यू अपॉन में 4π जो बाहर है, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा ds आ जाएगा और इसकी जगह हमारा cos थीटा आ जाएगा इसको यूज़ करके। और इसको जैसे कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है आर कैप डॉट एन कैप का, वो आर एन कॉस थीटा होता है। और जो हमारा आर कैप है, जो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट होता है। तो इसकी मदद से हमारा ये कॉस थीटा आया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर यहाँ पर है हमारा। अब जो ये डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर है, इसको यहाँ पर हमने डी ओमेगा लिखा है। और जो डी ओमेगा का जब हमने इंटीग्रेशन करा तो वो 4π आ जाएगा। तो 4π से 4π कैंसिल आउट होके 4π से 4π कैंसिल होके क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस ई डॉट डी एस, उसका वैल्यू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया है। यही हमारा गॉस लॉ है। अब जैसे कि जो यहाँ पर था ये डी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर को हमने डी ओमेगा क्यों लिखा, तो जैसे कि अगर हमने एक पढ़ा था, जैसे कि ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, यहाँ पर जो हमारा ये जैसे कि जो थीटा होता है, अगर हम किसी आर्क बाय रेडियस आर्क लेंथ अपॉन में जो रेडियस होता है वो हमारा थीटा हो जाता है। और अगर हम देखेंगे जो हमारा स्टेरेडियन होता है, हम उसे डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब जैसे कि एक ये सरफेस है हमारा, ये थीटा है, तो थीटा ये हमारा आर्क अपॉन में रेडियस हो जाएगा। और जो स्टेरेडियन होगा ये पूरे सरफेस का, इसका जो वैल्यू होगा वो 4π हो जाता है। तो ये सरफेस के अंदर से ये कंसेप्ट है स्टेरेडियन का। तो यहाँ पर जो हमारा डी एस कॉस थीटा अपॉन में जो आर स्क्वायर है, वो जैसे कि यहाँ से निकल कर आता है। ये जो हमने डी ओमेगा करा इधर से आर स्क्वायर डी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन करके, और जो डी ओमेगा की वैल्यू होती है वो डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये आप याद कर लेना कि ज़्यादा मैं डीप में बताऊंगा नहीं, कि जो यहाँ से जो हमारा जो स्टेरेडियन होता है उसका वैल्यू होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो जब हम इस स्टेप पे आएंगे डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, तो हम इसको सीधा डी ओमेगा कर देंगे। और जब हम भी इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 4π हमारा आता है। तो फिर इसके बाद हमारा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो हमारा गॉस लॉ डेराइव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अब जैसे कि इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्यू अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, आर कैप होता है। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट ई है उसको उधर लेके जाएंगे, तो जो हमारा एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर है, हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर भी कहते हैं। तो क्यू अपॉन में, तो अब जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डॉट आर कैप, तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट ई को वहाँ लेकर जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, इसे हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ये हमारा जो मैक्सवेल्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी है, वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है, जो कि एक अपेरेंट वैल्यू ऑफ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट हमने पढ़ा था 12th के अंदर, जो अपेरेंट वैल्यू ऑफ करंट होता है, तो ये उसकी जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट ई टाइम्स होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हम उसको क्या देखते हैं, जो डी हमारा जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। तो ये वो हमारा आ जाता है। और ये जो है उसका ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो अब जैसे कि गॉस लॉ के बाद हमारा इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि उसकी हमें डिफरेंशियल फॉर्म लिए, ये तो मैं अभी इंटीग्रल फॉर्म के अंदर डेरिवेशन किया था। तो जब हमें इसकी डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर भी कभी कभार आ जाता है कि इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में भी आपको डेरिवेशन लिखना है, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे
कि जो भी हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट करा था, तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अब जैसे कि क्यू होता है, हमने 12th के अंदर पढ़ा था कि जो लाइन चार्ज होता है, सरफेस चार्ज होता है और हमारा वॉल्यूम चार्ज होता है, हम रो एल डी एल, रो एस डी एस और रो वी डी वी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि ये पूरी वॉल्यूम के अंदर स्फीयर की जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो उसके अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है हम उसे रो वी कहते हैं और इनटू डी वी, तो क्यू को हम रो वी डी वी से सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ और ये वॉल्यूम का ये यूँ साइन हो जाएगा। तो जो ई डॉट डी एस का जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ जाता है, तो हम इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। और जब हम यहाँ पर अगर हम देखें कि जब हम ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के अंदर अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था रो वी डी वी, और जो हमारा ये था डेल डॉट ई वेक्टर डी वी इंटीग्रेशन, तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम देखेंगे तो जो हमारा इंटीग्रेंट्स कैन बी इक्वेटेड, तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा डेल डॉट ई वेक्टर है वो हमारा रो वी के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ द पॉइंट फॉर्म और द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो ये हमारा पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म हो जाता है गॉस लॉ का। तो उसके बाद अगर लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी बताओ, तो हम यहाँ से इसका ये नीचे डिफरेंशियल फॉर्म भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ है हमारा मेन, तो हम इसको बॉक्स में बना देते हैं। तो यही थी गॉस लॉ की डेरिवेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं।